हे एवरीवन, दिस इज युवराज एंड वाचिंग अल्केमिस्ट अकेडमी। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, है ना। इस वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शन ऑफ ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ब्रेन में, ये डिस्कस करने वाले हैं, है ना। स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम में। सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी पे ही फोकस होकर चलने वाले हैं, है ना, कि पूरा फोकस हमारा किस पर रहेगा, एनसीईआरटी पे रहेगा, यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी में एक लाइन ही लिखी हुई है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या लाइन है एनसीईआरटी में, क्या कहते हैं, क्या कहती है एनसीईआरटी की लाइन, उसके बारे में कि होम्योस्टैसिस एक वर्ड है, उसको बता रही होती है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, यानी एनसीईआरटी से ही हम लोग चलेंगे इसको करते हुए। ठीक है, चलो, तो होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखें होम्योस्टैसिस, तो जैसे देखो ना कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि आपको बुखार आ जाता है ना, मतलब या नॉर्मली सुना होगा कि आपको जब बुखार आता है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पट्टियाँ लगाते हैं ताकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाए, ठंडा हो जाए, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसको फिक्स रखना जरूरी है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो भी इन्वायरमेंट बना हुआ है, चाहे टेम्परेचर का, चाहे पीएच का, चाहे आप करें कंसंट्रेशन का, है ना, वो सबको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यही मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी इज कंसिडर एज होम्योस्टैसिस, है ना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करें यहाँ पे, हम कह सकते हैं दैट कि जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, क्या है बेटा, ऑर्गन्स हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, है ना, ऑर्गन सिस्टम्स हैं बेटा, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना, एक दूसरे से मिल के काम करते हैं और हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को एक तरह से मेंटेन करके रखते हैं। तो यही एनसीईआरटी का यहाँ पे फंक्शन था कि, है ना, सिस्टम इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन मेंटेन होम्योस्टैसिस, एक तरह से कह सकते हो होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स या सभी स्ट्रक्चर्स जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करके हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रख पाते हैं, चाहे वो पीएच है, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन से, कुछ भी हम लोग बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये है होम्योस्टैसिस। तो एनसीईआरटी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात ये बताती है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो दो तीन बातें हमें यहाँ पता चलती हैं। एक तो होम्योस्टैसिस पता चली, दूसरी हमें क्या पता चली कि हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, है ना, यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गन हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेट होने का मतलब क्या है, क्या होता है कोऑर्डिनेशन, है ना, इसके बारे में समझते हैं। तो एनसीईआरटी में ही आपको ये लाइन मिल जाती है कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है, सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, सपोज करो कि आप दौड़ रहे हो, है ना, तो आप दौड़ रहे हो, यानी आपकी मसल्स काम कर रही हैं, मतलब आपकी मसल्स वर्किंग है। अब जब आप मसल्स वर्किंग है तो क्या आपकी बोन्स वर्किंग है या नहीं है, वर्किंग है। बोन्स की हेल्प से, आप मसल्स की हेल्प से दौड़ पा रहे हो। अब मान लेते हैं आप दौड़ रहे हो, आपने 2 मीटर दौड़े, 4 मीटर दौड़े, 10 मीटर दौड़े, फिर धीरे धीरे आपकी एनर्जी लॉस होने लगती है। तो एनर्जी लॉस को मेंटेन करने के लिए आपके अंदर जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, मतलब कहने का मतलब जो एनर्जी एटीपी है उसका ब्रेकडाउन बढ़ जाता है ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। अब जब आपकी एनर्जी मिलती रहेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका मतलब रेस्पिरेशन का रेट बढ़ गया है। अब रेस्पिरेशन का रेट बढ़ गया है तो इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होगी, है ना। अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएं तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होगी। ऑक्सीजन के लिए आपको सांस लेनी पड़ेगी तेज तेज, ऐसे करके। तो आप कहने का मतलब ये है कि जब सांस लोगे तो आपके लंग्स काम करेंगे। ठीक है, आपके लंग्स काम करेंगे, डायाफ्राम काम करेगा और आपको सांस लेने में मदद मिलेगी। साथ साथ में आपका हार्ट रेट भी दौड़ते समय बढ़ जाता है ना। तो ऑल अलोंग हम देखें कि सब कुछ मिल के काम कर रहा होता है ना, जिससे आप स्मूथली दौड़ सको या स्मूथली कोई भी काम कर सको। तो ये जो हर ऑर्गन का एक दूसरे से मिलजुल के जो काम हो रहा है ना, इसी को ही हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन। एनसीईआरटी में भी यही बात चीज हम लोग को समझाई गई है यहाँ पे, है ना, कि अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस,
एक तरह से कह सकते हो प्रोसेस थ्रू विच, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन अगर हम लोग देखें कि द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स, दो या दो से अधिक ऑर्गन है ना, इंटरैक्ट, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं एंड एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक तरह से एक दूसरे के लिए पूरक बनते हैं ना, वो उसके काम में मदद कर रहा है, वो उसके काम में मदद कर रहा है, ठीक है, पूरा करने में मदद कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं द फंक्शंस फंक्शंस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे का, ठीक है, इसी को ही हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये ऐसा करते क्यों है? टू परफॉर्म एनी फंक्शन, कोई भी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, है ना, जो स्मूथली आपका रन हो रहा है काम, उसको परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम ये तो सिंपली कह दे रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हम दौड़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हम चल रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हमने कहा कि आप फोन से बात कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपके कान सुन रहे हैं, आपके ब्रेन में वो सिग्नल जा रहा है, उस बात को समझ पा रहे हो, है ना, तो कोऑर्डिनेशन है। मान लो जो सामने वाले पर्सन ने, किसी ने बहुत ऐसी शॉकिंग चीज बताई जिससे आप घबरा गए, चौंक गए, तो उसमें क्या हुआ, आपका हार्ट रेट बढ़ गया, आपको स्वेटिंग आने लगी, है ना, बहुत सारी सिचुएशन होने लगती है। तो उस दौरान क्या है कि कई सारे ऑर्गन एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको देखना पड़ता है कि ये कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है। हमें ये समझना है कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन को कराते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कोऑर्डिनेशन को कराने वाले जो ऑर्गन्स हैं, यानी सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे दो सिस्टम जो हमारे बहुत मेन सिस्टम है, पीछे आप देख सकते हो, एक आपका न्यूरो सिस्टम, दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि हम न्यूरल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा दो तीन बातें हम लोग न्यूरल सिस्टम के साथ साथ आपके एंडोक्राइन सिस्टम की बात भी हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको मजा आएगा। चलिए देखते हैं, अब कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो कौन कौन सी चीजों से हो रहा है, न्यूरल सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये काम कैसे करते हैं, अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें या फिर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, तो ये काम कैसे कर रहे होते हैं। तो अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें बेटा, है ना, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, अगर हम देखें पहला पॉइंट इसमें, जो न्यूरल सिस्टम है इसमें भी मैसेज का फ्लो हो रहा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इंपल्स हो रही होती है, हम पढ़ेंगे आगे। यानी आपको किसी ने टच किया तो आपको फील हुआ वहां पे, है ना, आपके रिसेप्टर्स ने उसको फील किया और फिर आपके ब्रेन तक वो सिग्नल गया सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, और फिर आपको पता चला हाँ कुछ फील हुआ है, हमें कुछ टच हुआ है हमारी बॉडी में, है ना। तो कहने का मतलब ये जो मैसेज ब्रेन तक जा रहा है ये किस फॉर्म में जा रहा है, एक तरह से कह सकते हो एक तरह से कह सकते हो इम्पल्स ट्रेवल वाया नर्व सेल्स, है ना, जो नर्व सेल्स होती हैं, और इसमें नर्व सेल में आपका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा भाई, आपका एग्जांपल हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक है। और क्या ट्रेवल कर रहा है, मैसेज किसकी हेल्प से जा रहा है, तो इम्पल्स के थ्रू, है ना, जा रहा है। इम्पल्स का मतलब एक तरह से न्यूरल इम्पल्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो एक बात हमने यहाँ पे करी, जबकि हम दूसरी बात अगर यहाँ पे करें कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या हो रहा है, तो एंडोक्राइन सिस्टम किसका बना हुआ है, ग्लैंड्स का बना हुआ है। बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड सिक्रीट करती हैं कुछ केमिकल्स जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। इन्हीं हार्मोन्स की हेल्प से हमारा पूरा सिस्टम जो है कोऑर्डिनेटेड रहता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या है, जिस तरह से हमने कहा कि यहाँ पे इम्पल्स थे, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो आपका मैसेज है एक तरह से कह सकते हो hormones convey the information, है ना, टू टू नहीं, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं वाया, है ना, वाया ब्लड, जो मैसेज जा रही है, जो इंफॉर्मेशन जा रहा है वो ब्लड के थ्रू होता हुआ जा रहा है, यानी जो केमिकल्स हैं वो आपके ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होकर जा रहे हैं और वो टारगेट ऑर्गन तक जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझना है। न्यूरॉन्स अगर आप देखोगे तो बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट में है, यानी न्यूरॉन्स जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। एनसीईआरटी खुद एक लाइन लिखती है ना कि दे प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है बेटा। यहाँ पे तीसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं इनमें जो इम्पल्स ट्रेवल करती है वो फास्टर होती है,
फोर्थ पॉइंट में हम कह सकते हैं ये बट शॉर्ट लिव्ड होती है या शॉर्ट लास्टिंग होती है ना, शॉर्ट लास्टिंग होती है, यानी बहुत कम समय के लिए होती है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको ये इंपल्स मिलेगी और फिर वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे बात करें ये टारगेट ऑर्गन को टारगेट करता है ना, कह सकते हो टारगेट स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका मैसेज कन्वे होता है वो बहुत स्लो होता है, प्रोसेस कैसा होता है, स्लो होता है, बट ये जो मैसेज जा रहा है इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा होता है एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें। ठीक है ना, क्लियर है। ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं इन्हें कौन सिक्रीट करता है, तो इन्हें ग्लैंड्स सिक्रीट कर रही होती हैं, है ना, ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड कैसी होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इसीलिए इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। आगे वाले चैप्टर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस वाले चैप्टर में अभी हम लोग इतनी ही बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें इसके एक नोट पॉइंट का जो मैंने नीचे लगा रखा है, यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये दोनों टुगेदर, है ना, दीज टुगेदर कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट टू all activities of organism। ठीक है बेटा, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, एक दूसरे से मिलके काम करते हैं, जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूं तो मेरे पीछे क्या है कि न्यूरल सिग्नल्स भी हैं और केमिकल सॉरी एक्सक्यूज मी, न्यूरल सिग्नल्स भी हैं और केमिकल सिग्नल्स भी हैं, दोनों तरह के फंक्शनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज थोड़ा समझ में आई होगी। राइटिंग पे थोड़ा सा अभी ध्यान मत दीजिए, थोड़ी बहुत राइटिंग धीरे धीरे सही हो जाएगी, है ना, हम लोग इसको और इम्प्रूव कर लेंगे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको दो कंपैरिजन थोड़ा सा समझ में आएगा, न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेटिव सिस्टम का। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का। अभी हम बात करेंगे न्यूरल सिस्टम की, जो ह्यूमन के अंदर न्यूरल सिस्टम पाया जा रहा है ना, इसकी अगर हम बात करें कि ह्यूमन में जो न्यूरल सिस्टम है उसमें, एंड इसके न्यूरल सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि ये कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से आया, है ना, किस फाइलम से डेवलप हुआ, कैसे आया, ये सारी चीजें बात हम लोग करने वाले हैं। तो अगर हम देखें न्यूरो सिस्टम में, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट टाइम देखेंगे हम, आपने फाइलम पढ़ा होगा, है ना, एनिमल किंगडम पढ़ लिया होगा, तो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, जिसे नेडिरिया कहते हैं, ठीक है, टीनोफोरा, ऐसे करके आपने सारे फाइलम पढ़े होंगे। कुछ मेन मेन पॉइंट जो एनसीईआरटी में है हम उसको डिस्कस करेंगे, कि जैसे अगर हम बात करें कि फर्स्ट फाइलम जहां पे न्यूरल टिश्यूज अराइज हुए थे वो था आपका सीलेंट्रेटा, जिसे आप नीडेरिया कह सकते हो, है ना, नीडेरिया या नीडेरियंस जो थे उनमें भी पाया जाता था। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके हैं यहाँ पे आपका हाइड्रा है ना, हाइड्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अगर छोटा सा डायग्राम हाइड्रा का बनाएं तो ये नन्ना मुन्ना सा हमने हाइड्रा बनाया यहाँ पे। तो हाइड्रा का अगर एक लेयर आप हटाओगे, है ना, तो ऐसे तो आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन डायग्राम में आप ऐसे समझ सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे मेस ऑफ जो न्यूरॉन है वो बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, ऐसे जाल टाइप का, है ना, मेस ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, मेस टाइप का नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन देखने को मिलेगा, है ना, या नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रा के केस में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही एनसीईआरटी में ही दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है वो ये बताती है कि इसके बाद इंसेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात करती है कि इंसेक्ट्स जो थे आपके, कौन से इंसेक्ट्स, यानी हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा की। ठीक है, यहाँ पे ब्रेन भी वेल डेवलप हो गया है बेटा, क्या डेवलप हो गया है, ब्रेन, दिमाग आ गया इंसेक्ट्स के अंदर, है ना। इंसेक्ट्स की बात करें ऑर्थ्रोपोडा में तो इंसेक्टा लार्जेस्ट फाइलम होता है इंसेक्टा के केस में ना, और ऑर्थ्रोपोडा फाइलम कैसा है, लार्जेस्ट फाइलम है। क्लास इंसेक्टा मतलब लार्जेस्ट है,
और फाइलम ऑर्थोपोडा लार्जेस्ट है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ब्रेन डेवलप हो गया है। ठीक है, यहाँ पे गैंग्लियंस या गैंग्लिया पाए जाते हैं, एंड जो अदर न्यूरल टिश्यूज हैं, है ना, हेल्पर सेल्स वगैरह, तो न्यूरल टिश्यूज भी आपके पूरी तरह से एक तरह से डेवलप हो गए हैं, एनसीईआरटी ये कहती है। गैंग्लियन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ साइटॉन। साइटॉन के बहुत सारे ग्रुप को हम कलेक्टिवली गैंग्लियन कह देते हैं। ऐसा समझ सकते हो, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाते हैं, इसको मिटा देंगे हम लोग, कि सपोज करो ये न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे आपकी साइटॉन था। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे, यहाँ पे एक साइटॉन और आ गया, एक साइटॉन इधर और आ गया, एक साइटॉन इधर से आ गया, है ना, बहुत सारे साइटॉन एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये साइटॉन थोड़ा डार्क डार्क दिखाई देने लगता है, ये एरिया, है ना, यही आपका गैंग्लियन बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारे मूल होते हैं, तिल होते हैं, हालांकि तिल जितना तो नहीं, लेकिन ऐसे डार्क थोड़ा दिखाई देता है आपको, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, गैंग्लियन के केस में बहुत सारे एक्सॉन बाहर निकल रहे होते हैं उससे, यानी इसका मतलब साइटॉन बॉडी वहाँ पे रहती है, सेल बॉडी वहाँ पे रहती है। ठीक है, तो ये बात करती है एनसीईआरटी की इंसेक्ट्स में ऐसा देखने को मिलता है। फिर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स की बात अगर हम करें, वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम बन जाएगा, है ना। न्यूरल सिस्टम जैसे हम हैं, हमारे अंदर क्या है, पूरी तरह से वेल डेवलप, हाईली डेवलप न्यूरल सिस्टम पाया जा रहा है। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, और उसके बाद न्यूरॉन के साथ साथ आपके ग्लियल सेल्स हैं जो हेल्प करती हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको पाए जाते हैं। क्लियर है। इसी पैरा में एनसीईआरटी कुछ और बातें करती है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या करती है कि न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी यहाँ बताती है, तो इसको हम लोग एक लाइन से सेपरेट कर दे रहे हैं। आई होप ये सीधी हो। हाँ, सीधी तो नहीं लग रही है। ठीक है, इतना ही रखते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब न्यूरॉन को एनसीईआरटी कहती है कि न्यूरॉन के बारे में, कि जो न्यूरल सिस्टम है हमारे, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, बेटा, है ना, कौन सी, स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिन्हें आप कह सकते हो कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, जिनको आप न्यूरॉन्स कह सकते हो। ठीक है, यानी बेसिकली बात ये कही जा रही है कि जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरो सिस्टम है, न्यूरॉन्स का बना होता है ना। न्यूरॉन्स के बारे में ही एनसीईआरटी यहाँ पे दो तीन बातें और बताती है कि न्यूरॉन्स हैव एबिलिटी टू, एक तरह से डिटेक्ट, दे हैव एबिलिटी टू डिटेक्ट, यानी वो डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। डिटेक्ट करने के बाद आप खुद से डिटेक्ट करना और रिसीव भी कर सकते हैं, यानी अब ये किसी दूसरे का मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं। और लास्टली एक और कैरेक्टर बताती है कि ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी एक मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये तीन फीचर आपके न्यूरॉन्स में होते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे तीनों। ये तो न्यूरॉन के बारे में हो गई। आपको एक दो बातें आप खास और बताते हैं यहाँ पे, कि न्यूरॉन के अलावा अगर हम ह्यूमन बॉडी के केस में देखें, कि न्यूरॉन के अलावा आपके बॉडी में अदर न्यूरल टिश्यूज भी होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ सेल्स में हम लोग बात करें, अदर सेल्स में हम लोग बात कर रहे हैं ग्लियल सेल्स के बारे में, या न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। क्या कह सकते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है बेटा, न्यूरोग्लियल सेल्स एक तरह से कह सकते हो एसेसरी सेल्स होते हैं, या हेल्पर सेल्स होते हैं। ठीक है, एक तरह से हेल्पर सेल्स होते हैं, हेल्पर सेल्स होते हैं, एसेसरी सेल्स होते हैं, जो ये हेल्प कर रहे होते हैं नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को सारे काम परफॉर्म करने के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, कि जैसे हमारे पास एक आती है एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, ये भी एक ग्लियल सेल है बेटा, है ना, ब्रेन में पाई जाएगी आपके। और दूसरी है ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट,
साइट्स, ठीक है। तीसरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, जैसे आपने ये मोस्ट कॉमन वाली पढ़ी है स्वान सेल, तो ये स्वान सेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिला। ये कुछ एग्जांपल हैं आपके ग्लियल सेल्स के, जो हेल्पर सेल्स होती हैं, जो आसपास पाई जाती है न्यूरॉन को और उनको मदद करती हैं डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने में। जैसे कुछ फंक्शन अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इधर तो मैं हूँगा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि फंक्शंस की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके फंक्शंस में, तो फंक्शन में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपको पता है कि जो ग्लियल सेल्स हैं वो न्यूरॉन के आसपास पाई जाती है, तो न्यूरॉन को सपोर्ट करेंगी एक तरह से, है ना, ट्रांसमिट करने में, उसको ग्रो करने में, नरिश करते हैं, ये सारे काम यहाँ पे करते हैं। तो एक तरह से ये न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे कि जब न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट का भी यही काम करते हैं, है ना। जो वेस्ट मैनेजमेंट है या वेस्ट रिमूवल की बात करते हैं, वेस्ट रिमूवल यही कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग करनी है, कोई कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन करना है, तो उसमें भी मदद करते हैं एक तरह से, तो कह सकते हो इनेबल इनेबल कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस कम्युनिकेशंस, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक से काम आपके कर रहे होते हैं। साथ साथ में आपको एक पॉइंट यहाँ पे और इंपॉर्टेंट वाला लिख दूं कि इंसुलेशन भी तो प्रोवाइड कराते हैं। इंसुलेशन का मतलब माइलिन शीथ का भी तो सिक्रेशन यही करेंगे ना। माइलिन शीथ का सिक्रेशन आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है, सीएनएस के अंदर स्वान सेल करता है, आपके पीएनएस के अंदर, है ना। तो ये भी आपके इंसुलेशन प्रोवाइड करा रहे हैं ना, जिसमें इंपल्स कंडक्शन अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पहले से समझनी पड़ेंगी, है ना, कि क्या क्या चीजें आपके न्यूरो सिस्टम में होती हैं। हमने यहाँ पे देखा कि थोड़ा सा हिस्ट्री एक तरह से न्यूरो सिस्टम की, कि कहाँ से डेवलप हुआ और फिर कहाँ कहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने देखा नर्वस सिस्टम में कि ये किसका बना होता है, तो हमने देखा न्यूरॉन सेल या नर्व सेल का बना होता है। फिर हमने बात करी कि इसमें और सेल होती हैं कि नहीं, क्या सिर्फ उसी का बना होता है, तो हमने यहाँ पे बात करी कि न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं, हेल्पर सेल्स होती हैं, जैसे एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, स्वान सेल्स होते हैं, इनके कुछ फंक्शन हमने बात कर ली यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ बेसिक से फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं हट जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ यहाँ पे छिप गया है तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी।